Hello everyone. Welcome to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good and studying also. चलिए, तो ये हमारे चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी की थर्ड वीडियो है. फाइन. सो जो इनिशियल पार्ट है लाइक गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी एंड देन जो स्टेप्स हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड के दैट वी हैव ऑलरेडी डन. और ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स हमने कर लिया है रिसर्च का. एंड उसके बाद हमने किया है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा. राइट. ये सारे टॉपिक्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं. तो ये जो वीडियो है आज की वीडियोस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, जो पूरा एक कंप्लीट हम मेथड डिस्कस करेंगे. और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड का इंट्रोडक्शन दूंगी. एज इन हम बात करेंगे वेरिएबल्स की. ठीक है. वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उन चीजों के बारे में भी हम आज बात करेंगे. ठीक है. तो क्लास को शुरू करते हैं. कल का ऐसा कोई हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, तो हम डायरेक्टली आज अपनी जो क्लास है उसको आगे डिस्कस करते हैं. यानी कि हम स्टार्ट करते हैं किससे, मेथड से. सो सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी. तो बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशन, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस स्टडी एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मेरे ख्याल से 5 से 6 मेथड्स ऑलमोस्ट होंगे जो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अभी जो है हम शुरुआत करते हैं ऑब्जर्वेशन से. सिर्फ बाकी सारे मेथड्स बहुत छोटे हैं, उसमें बहुत कुछ डिफिकल्ट या ऐसा कुछ नहीं है जो टेक्निकल हो और आपको समझने में दिक्कत आए. सिर्फ और सिर्फ एक मेथड जो कि है एक्सपेरिमेंटल मेथड, और उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है. उसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि समवेयर कंफ्यूजन सा हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको नहीं समझ सकते. हम उसको स्टेप्स में करेंगे और हम उसको एक स्टोरी की तरह करेंगे, तो वो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. ठीक है. और कल की क्लास में, एज दिन जो हमारी नेक्स्ट वीक क्लास होगी मंडे को, उसमें हम एक्सपेरिमेंटल मेथड ही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. उसके अलावा हम कुछ और डिस्कस उसमें नहीं करेंगे. सो आई हैव डिसाइडेड मोर और लेस लाइक हम पर डे वन मेथड ही करेंगे. और अगर कोई मेथड छोटा हुआ तो मे बी हम नेक्स्ट कर सकते हैं. जैसे कोरिलेशन और सर्वे बहुत छोटे हैं, तो उसमें हम शायद एक क्लास में 2 मेथड डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड की. अच्छा, यू टेल मी, आपने पहले कभी ऑब्जर्वेशन किया है? यू मस्ट हैव डन. एवरीबडी हैज डन ना. सब लोग करते हैं ऑब्जर्वेशन, तो करते हैं ना सब लोग. ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं? हम अपने क्लास में कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लास में चुपचाप बैठ के सब लोगों को देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है. टीचर क्लास में नहीं है, हम चुप बैठे हैं. अब जैसे ही कोई और टीचर राउंड पे आ गया, या क्लास के सामने से कोई भी टीचर जाता हुआ और शोर सुन के क्लास में एंट्री कर गए, पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी, बट मैं तो बातें नहीं कर रहा, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ. या क्लास में वो बच्चे भी होते हैं जो सबसे पहले खड़े होकर शिकायतें लगाते हैं, मैम ये बोल रहा था, इसने ऐसे बदतमीजी करी. हालांकि 11th 12th में आने के बाद नहीं होती है ये चीजें, बट टिल क्लास 7th और 8th तो बहुत ज्यादा होती है ना. होते हैं ना बच्चे शिकायतें लगाने वाले. तो वो जो चीजें हैं वो हमने देखा. अब वो शिकायतें जो बच्चा लगा रहा है उसने क्या किया, जब बाकी सारे बच्चे बदमाशी करने में बिजी थे, उस वक्त ये बच्चा बैठ के सबको ऑब्जर्व कर रहा था कि अच्छा ये कर रहा है, आने दे बेटा, टीचर को भी बताता हूँ. होता है ना ऐसा शिकायतें करने में. लिटरली छोटे बच्चों को कितना मजा आता है ना शिकायतें करने में. उनको लगता है कि इससे बेटर तो लाइफ में कोई और चीज हो ही नहीं सकती करने के लिए. हाँ सीरियसली. और जो अगर आप किसी टाइम चले जाओ नर्सरी केजी की क्लास में, उनका तो हाल ही कुछ अलग लेवल पे है. दे आर लाइक, मैम इसने मेरा इरेजर ले लिया, मैम उसने मेरी पेंसिल ले ली, ये मेरे को अपनी नोटबुक शो नहीं कर रहा मैम. एवरीथिंग, मतलब दे आर लाइक ओ माय गॉड, मैम 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 मैम. कान पक जाएंगे आपका ये वर्ड सुनते सुनते. सीरियसली. चलिए हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की. एज द नेम सेज ऑब्जर्वेशन, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग.
लेकिन क्या जो टेक्निकल ऑब्जर्वेशन, या जब हम साइंटिफिकली किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या हम कैजुअली पार्क में बैठ के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ये दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है? व्हाट डू यू थिंक? सेम हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। इफ यू आर थिंकिंग दैट, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये चीजें कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती क्योंकि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का एक पैटर्न होता है। पहले मैं इसको रीड करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सी अरे एक तो इसमें ना ये बड़ी दिक्कत है, बार बार इसमें पेन सेलेक्ट करते रहो। ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। इफेक्टिव मेथड है ऑफ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर, कि क्या बिहेवियर है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या रीजन है, क्या सर्कमस्टांसेस है, एवरीथिंग। अब इसके कुछ साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन होती है वो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट है, और बहुत सारे रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। अब क्या क्या एस्पेक्ट्स है जिसमें वो डिफरेंट है? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और हमारे डे टू डे लाइफ के ऑब्जर्वेशन दोनों डिफरेंट कैसे हैं? द फर्स्ट थिंग इज सिलेक्शन। यानी कि जो अगर आप पार्क में जा रहे हैं और पार्क में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसमें से आपको कुछ पर्टिकुलर चीजों को पिक करना है जो आपको एक्चुअली ऑब्जर्व करनी है। गेटिंग द पॉइंट? ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे और सब कुछ नोट करेंगे। नो। सपोज आपको पार्क में जाके छोटे बच्चे एज इन जो स्पेसिफिकली टोडलर्स हैं, उनका बिहेवियर आपको ऑब्जर्व करना है। सो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज, क्योंकि पार्क में हर एज कैटेगरी के लोग आते हैं। टोडलर्स भी आएंगे विद देयर पेरेंट्स, ऐसे बच्चे भी आएंगे जो अभी बहुत छोटे भी हैं, और मतलब बेसिकली पेरेंट्स यूज्ड टू कैरी देम इन प्रैम और वॉकर्स और समथिंग। तो वो बहुत छोटे हैं, देयर इन लैप्स, तो उनको टोडलर भी नहीं कह सकते, दे आर लिटरली क्या बोलते हैं उनको हम, व्हाट कैन बी द एग्जैक्ट वर्ड, आई डोंट नो। सो वो बहुत छोटे हैं, और उसके बाद जो एक अडोलेसेंस की एज पे हैं बच्चे, 7th 8th अप टू क्लास के 6th 7th 8th क्लास के, वो क्लासेस के बच्चे भी आएंगे। उसके बाद जो हमारे अडल्ट हैं वो भी आते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, उसके बाद अडल्ट लोग भी आ रहे हैं, एंड ओल्ड एजेड पीपल भी आ रहे हैं, है ना। तो हर एज कैटेगरी के हर तरह के लोग आते हैं वहां पे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गार्डन की टेक केयर करने वाले हैं, गार्डनर्स हैं, और जो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो वहां पे देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ लोग जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीजें ठीक करानी है, कहाँ पे रिनोवेशन की जरूरत है, थोड़ा सा काम कराने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग वहां पे पार्क में होंगे, है ना। क्या सारे हमारे लिए सब्जेक्ट हो सकते हैं एक टाइम पे? नो। हमारे लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग टाइम पे होंगे, अलग अलग लोग होंगे। सो बेसिकली हमें डिसाइड करना है कि चलो आज हम टोडलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे टोडलर्स होंगे वो मे बी 6 मंथ से लेके और आपके 5 6 ईयर्स तक होंगे। उसके बाद जो बच्चा है वो एक्चुअली चाइल्ड के उसमें आ जाता है। सो सेलेक्ट करना है हमें कि हमें किन लोगों को ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट पॉइंट, और किस तरह के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। हर तरह का बिहेवियर भी हमें ऑब्जर्व नहीं करना है, राइट। बच्चा अपने पेरेंट के साथ बहुत आराम से खेल रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें जो हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हर बच्चा खेलता है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक बच्चे हैं जो पार्क में आने के बाद दे आर नॉट एंजॉइंग, बट दे आर वेरी चिपकू टाइप के, कि मम्मी से चिपके रहना है, नीचे नहीं उतरना है, खेलना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, या फोन ही यूज करना है, तो वी यूज टू वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट बिहेवियर, कि टोडलर्स में किस तरह का बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्या रीजन है। तो उसके लिए हमें पेरेंट्स की हेल्प भी थोड़ी बहुत लेनी होगी, ऑफ कोर्स, इफ वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस कि अच्छा ये ऐसे हमेशा करता है कि आज ही कर रहा है, तो क्या रीजन है। बच्चा कोई बहुत रो रहा है तो हम जनरली जाके पूछ सकते हैं क्या बात है, बच्चा बहुत रो रहा है, तबीयत ठीक है उसकी, दैट इज अ क्वेरी कि आप पूछ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप नहीं पूछ सकते हैं। तो वो है कि साइकोलॉजिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व ऑल बिहेवियर्स दैट दे एनकाउंटर। हर तरह के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट दे सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन। तो हमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन के लिए सेलेक्ट करना है, और दैट ओनली वी हैव टू ऑब्जर्व। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग।
अच्छा, हमने ऑब्जर्व कर लिया, बैठ के हमने देख लिया कि ऐसा हो रहा है, इज दैट एनफ फॉर अस? क्या आप अपने सीनियर्स को जाके कहेंगे कि हाँ हमने देखा था वहां पे एक बच्चा ये कर रहा था, दूसरा बच्चा ये कर रहा था? आपको नहीं लगता सिर्फ अगर हम अपनी मेमोरी पर रिलाय करेंगे तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे? तो रिकॉर्ड तो हमें करना पड़ेगा ना। अब चाहे आप उसको नोटबुक और पेन लेके उसमें लिखना शुरू करें, छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाएं, नोट्स बनाएं, या आप फोटोग्राफ क्लिक करें, या आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें, डू एनीथिंग, बट यू नीड टू रिकॉर्ड दैट बिहेवियर, राइट? छोटी छोटी क्लिप्स आपने फोटोग्राफ धीरे से चुपके से क्लिक कर लिए कि चलो मुझे याद रहेगा कि ऐसी ऐसी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी थी। तो आप वैसा भी कर सकते हैं, है ना? तो हमें उसको एक रिकॉर्ड रखना है। तो व्हाइल ऑब्जर्विंग अ रिसर्चर रिकॉर्ड द सेलेक्टेड बिहेवियर यूजिंग डिफरेंट मीन्स, अलग अलग मीन्स को यूज करते हुए हमें उस बिहेवियर को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है? ऑलराइट, उसके बाद क्या रिकॉर्डिंग करके हमारा काम खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। हमें देखना है कि उस डेटा का मतलब क्या है। बहुत सारा डेटा हमारे सामने निकल के आया है, हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर डेटा का मतलब क्या है। सो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन हैज बीन मेड, psychologists analyze whatever they have recorded with the view to derive some meaning out of it, ताकि हम देखें कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर में से कुछ मीनिंग निकल पाए। अगर हमने सपोज टोडलर्स को ऑब्जर्व किया है, तो टोडलर्स का जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर है उससे हमें क्या उस एज क्राइटेरिया, उस एज स्पेसिफिक बच्चों के लिए किस तरह का बिहेवियर एज एन व्हाट मीनिंग निकल रहा है उस ऑब्जर्वेशन से, कि इस एज में आजकल के बच्चे किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, कि कौन सा बिहेवियर, या हम डाल देते हैं सिंपली बिहेवियर, कि कौन सा वाला बिहेवियर हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट हमने डाल दिया। सेकंड हमने देखना है कि कितनी बार हुआ है। मे बी यहाँ पे हमने डेट डाल दी है आज, सपोज हमने देख लिया कि हाँ 10th ऑफ जुलाई का डे है, और हमने एक डेट डाल दी है, और उस बिहेवियर, ये हमने देखा है कितनी बार इसमें वो बिहेवियर हुआ है, मे बी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरीके से हमने कुछ दिन का या फॉर अ वीक हमने वो लिया है। अरे यार, व्हाट कैन आई डू फॉर दिस? somewhat straight क्या ही लाइनें मतलब हो रही है ना इसमें ड्रॉ। खैर चलें, नंबर 1 हमने लिख दिया है, टोडलर्स जो है वो क्राई कर रहे हैं, ठीक है? सो क्राइंग बिहेवियर, तो कितनी बार कोई भी बच्चा है वो क्राई कर सकता है, या कितने बच्चे हैं जो पार्क में रो रहे हैं आज के दिन, ठीक है? तो हमने देखा कि वहां पे 4 बच्चे ऐसे हैं जो रो रहे हैं कि किसी भी बात को लेके, चाहे उनको पार्क में नीचे नहीं उतरना है, नीचे मिट्टी है, या हमें पर्टिकुलर स्विंग नहीं मिल रहा है, ये वो इस टाइप का कोई भी बिहेवियर हो सकता है, ठीक है? सेकेंड, क्या हो सकता है और बिहेवियर? टोडलर्स का किस तरह का बिहेवियर होता है? बीइंग वेरी नॉटी, सो बहुत ज्यादा बदमाशी करना। अच्छा, बदमाशी की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, इसके इंस्टेड हमें लिखना होगा इसमें व्हाट, फाइटिंग बिहेवियर, ठीक है? अब अगर हमने लिख दिया कि बीइंग मिस्चीवियस या कुछ ऐसा, तो क्या हम मिस्चीवियस को डिफाइन कर सकते हैं कि मिस्चीवियस में कौन सा बिहेवियर आ सकता है? क्या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो फाइटिंग बिहेवियर होगा मे बी कितने बच्चों में हो सकता है? थ्री चिल्ड्रन में, ठीक है? 3, यूजिंग मोबाइल फोन। अब सोचो टोडलर्स भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, नहीं वो पार्क में आके भी नहीं, दे आर हैबिचुअल ऑफ यूजिंग फोन, एंड के नहीं हमें तो फोन ही चाहिए, फोन पे हमें अपनी राइम देखनी है, हमें कार्टून देखना है, हमें कुछ भी देखना है। तो ऐसे वहां पे मे बी 2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फोन के ऊपर है कि नहीं, फोन चाहिए, फोन चाहिए, ठीक है? 4,
4 इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, खेलना तो हमें है ही नहीं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग कितने बच्चे हो सकते हैं? हाउ मेनी? मे बी 3 स्टूडेंट्स। कि हमें खेलना नहीं है, हमें तो मम्मी के पास बस चिपकना है, हाँ हमें घूमना है, बस हमें खेलना नहीं है। तो खेलने के लिए वो रेडी नहीं है। देयर पेरेंट्स आर लाइक नहीं, गो बेटा गो प्ले, गो प्ले, नहीं करना हमें, नहीं बिल्कुल नहीं खेलना। और ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग देयर पार्क टाइम। सो प्लेइंग, प्लेइंग में हम डाल देते हैं यहाँ पे 7। तो ये हो गया 10th की जो है एक ऑब्जर्वेशन। अब इसमें से हमें देखना है कि मैक्सिमम बच्चे कौन सा बिहेवियर यूज कर रहे हैं, कि शो कर रहे हैं बेसिकली, कि पार्क में आने के बाद बच्चों का एग्जैक्ट बिहेवियर क्या हो सकता है। वेदर इट्स क्राइंग, वेदर इट्स फाइटिंग बिहेवियर, वेदर इट्स पार्क में आकर भी हमें फोन यूज करना है, मम्मा पोएम चलाओ, मम्मा पोएम चलाओ, ऐसे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमें खेलना नहीं है, हम नीचे नहीं उतरेंगे, हमें आपकी गोद में ही रहना है। सो क्लिंजी टाइप के बहुत ज्यादा, यू नो, द चाइल्ड इज लाइक कि हमें खुद ही नहीं पता क्या करना है। फाइन। और 5th जो है वो होगा वो ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे से खूब मतलब खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। ऑल राइट। तो ये हमने एक चार्ट बनाया और उसमें हमने हर रोज की जो है बिहेवियर को जो हम देखते हैं उसको हमने नोट करना शुरू कर दिया। ऑल राइट। सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन इस तरीके से होती है, हमें हर एक चीज को वहां पे नोट डाउन करना होता है। फाइन। चलिए नेक्स्ट इज सी, यहाँ पे ये जो चीज है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो सबके बस की बात नहीं होती। इट्स अ स्किल। गुड ऑब्जर्वेशन इज अ स्किल। ठीक है। अब आप सोचिए, एक चीज आप सोचिए, एक काउंसलर क्लास में गया है, वो टीचर को क्लास की जो भी हैपनिंग है, बच्चे क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए गया है। ठीक है। वहीं पे एक कोई मे बी टीचर, कोई किसी डिपार्टमेंट में, एचओडी, कोई सीनियर टीचर, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, कोई भी जो है वो क्लास में ऑब्जर्व करने के लिए गया है। डोंट यू थिंक दोनों में डिफरेंस होना चाहिए? अब सोचो कि प्रिंसिपल जो है वो क्लास को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑल ये एग्जाम्पल शायद आपके लिए एक स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये किसी और के लिए हो सकता है, वेदर इफ द इंडिविजुअल इज डूइंग बीएड और समथिंग, या टीचिंग में अगर आपका जाने का एम है, तो दिस मे बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल क्लास में आए हैं तो वो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि टीचर किस तरीके से बच्चों से डील कर रहे हैं, कैसा उनका इंटरेक्शन है, बोर्ड पे जो है वो चीजें क्लियर है कि नहीं है, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई काउंसलर क्लास में ऑब्जर्व करने जा रहा है तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा? क्या वो ये देखेगा कि बच्चों में कितना मतलब इंटरेक्शन हो रहा है या बोर्ड कैसे यूज हो रहा है? इज दैट इम्पोर्टेंट टू द काउंसलर? नो, that is not important to the counselor. The important thing for the counselor is whether the teacher is comfortable with the students, or the students are comfortable with the teacher or not. Are the students asking some question to the teachers? वो पूछ पा रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं है कि बच्चे मन में डाउट लेके सोच के रह जाते हैं पूछे कि नहीं पूछे। The counselor's task is to observe the expressions of the teacher as well as the students. क्योंकि अगर टीचर अच्छा है, कुछ बच्चे होते हैं ऑफ कोर्स शैतानियां करते हैं, लेकिन अगर टीचर में दम है और अगर द टीचर इज टीचिंग वेरी गुड कंटेंट, आई एम डैम श्योर 99.99% स्टूडेंट्स विल बी फोकस्ड इन द क्लास। अगर टीचर को अपनी टीचिंग पर, अपनी टीचिंग क्वालिटीज पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वहां पे क्लास में डिसिप्लिन होना बहुत मुश्किल है। फाइन। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज अ स्किल, ये हर एक की बस की बात नहीं है। अगर काउंसलर भी क्लास में जाने के बाद ये ऑब्जर्व कर रहा है कि बोर्ड का यूज कैसे हो रहा है, या क्लास में इंटरेक्शन है कि नहीं है बच्चे और टीचर के बीच में, इंटरेक्शन होना एक अलग चीज है और बच्चों का खुद से सवाल पूछना एक अलग चीज है। टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर ने बोला ऑल राइट ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, आपको डाउट के लिए स्पेस है तो आप बताइए, एंड स्टूडेंट्स बहुत आराम से बिल्कुल कंफर्टेबली पूछ पा रहे हैं, बहुत डम से डम डाउट भी पूछ रहे हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर के बच्चे में डाउट पूछने की जो एबिलिटी है उसको टीचर बढ़ा रहा है।
ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी टीचर के सामने बच्चा अगर डाउट पूछने में सोचना पड़ रहा है ना बच्चे को, तो द टीचर इज नॉट अ गुड टीचर। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। सो अ गुड ऑब्जर्वर नोज व्हाट टू ऑब्जर्व, whom to observe, when and where the observation need to be done। यानी कि ये जो है ना, ये सारे वर्ड्स हैं WH फैमिली के। who, whom, where, when, how, ये सारे वर्ड्स क्वेश्चंस का आंसर करना है हमें। कब? जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसको ऑब्जर्व करना है, क्यों ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, एंड देन कहाँ ऑब्जर्व करना है। तो वो मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। गॉट इट? ऑलराइट, टाइप्स की बात करते हैं। लास्ट पार्ट है ये हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड का। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन से टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन की? फर्स्ट वन इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो कैटेगरीज कहें या हाँ, दो कैटेगरीज हम कह सकते हैं इसको, नेचुरलिस्टिक एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है? अच्छा, ऑब्जर्वेशन दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक होती है नेचुरलिस्टिक, एक होती है कंट्रोल्ड। मतलब जैसे कि नाम बता रहा है, नेचुरलिस्टिक में क्या होगा कि आप नेचुरल सेटिंग में जाके किसी भी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करें। नेचुरल सेटिंग में मतलब सपोज अगर बच्चा स्कूल में है तो आप क्लास में जाके बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बच्चा घर में है तो आप ऑफ कोर्स घर में तो नहीं जा सकते, दैट इज देयर पर्सनल स्पेस। सॉरी, मुझे कुछ आवाज आई थी अजीब सी, आई एम सॉरी। ओके, सो दैट इज देयर पर्सनल स्पेस। आप घर में नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, आप पार्क में जाके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे को। या फिर अगर बच्चा स्पोर्ट्स में है तो आपको स्पोर्ट्स में जहाँ जो भी उसका स्पोर्ट है, मे बी बैडमिंटन है तो बैडमिंटन कोर्ट में जाके आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। या कोई भी, मतलब जहाँ पे उसका नेचुरल वर्किंग स्टेशन है, आप वहां पे जाके बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। सेकेंड वन इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ, जैसे कि नाम कहता है कि हमने सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है। हमें सिर्फ ये देखना है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा हो सकता है। तो वहां पे हमें बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और सिर्फ जो स्टिमुलस हमारे काम का स्टिमुलस है ना, उसको ही हमें ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, यानी कि हमें देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है। मे बी क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम? लेट मी थिंक, हम क्या इसमें एग्जांपल दे सकते हैं? ओके, सपोज कोई बच्चा है जो कि स्विमिंग में बहुत अच्छा है। ठीक है, हमें देखना, अच्छा उसकी परफॉर्मेंस बीच में बहुत अच्छी जा रही थी, अब धीरे धीरे करके डाउनफॉल पे आ रही है। सो वी नीड टू चेक आउट के व्हाट इज द मैटर। तो हम उसके जो स्विमिंग पूल का जो भी उसका क्लब है या जो भी एरिया है जहाँ पे बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, हम वहां जाते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए, हाउ द चाइल्ड इज परफॉर्मिंग। राइट, दैट इज आवर मेन पॉइंट ऑफ फोकस ना। तो वहां पे क्या होता है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट द चाइल्ड इज नॉट अवेयर अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको नेचुरल सेटिंग का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, चाइल्ड इज नॉट अवेयर अबाउट इट, और मे बी द चाइल्ड इज अवेयर अबाउट इट, बट हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, क्या आसपास की सराउंडिंग है, किस तरह के उसके फ्रेंड्स हैं, या उसके कोच कैसे हैं, किस तरह से उनमें कन्वर्सेशन हो रहा है, वो सारी चीजें हम वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑल राइट, और वो हम उनका एक नोट बना रहे हैं। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होगी कि हमने बच्चे को बुलाया अपनी लेबोरेटरी में। ठीक है, और लेबोरेटरी में बुलाने के बाद हम कंट्रोल्ड सेटिंग में उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, बॉक्स में। तो वहां पे लाटने और डार्ले का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रिसर्च करने के लिए जो एक यूनिवर्सिटी से बच्चों को बुलाया था। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसमें मेंशन था, मैं भूल गई हूँ। तो यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे खुद से आए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ रूम सेटअप कर रखे थे। तो कुछ बच्चों को तो उन्होंने रूम में बैठा दिया अकेला अकेला कि भाई आपका इंटरव्यू होगा, आप तब तक जाके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। तो एक कैबिन में एक बच्चा बैठा हुआ है, एक और में दूसरा, और एक और में तीसरा बच्चा बैठा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट बच्चे आते हैं
उनको भी सेम पेपर दे दिया गया और आप भी जाके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और आप दूसरे रूम में जाके बैठे जहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग मौजूद थे। तो ऐसे 2-3 कमरे और सेट किए थे जहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग रूम में बैठे हुए थे। अच्छा, वो जो 2 लोग ऑलरेडी रूम के अंदर थे वो लोग कन्फिडरेट्स थे, मतलब इस रिसर्च का पार्ट थे और उनको पता था कि उनको बताया गया था कि आपको ऐसे बिहेव करना है और वो उसी तरीके से बिहेव कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो थर्ड पर्सन यानी कि जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अंदर गया था उसको नहीं पता था कि ये वो लोग कौन है। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, तो वो अपना पेपर लेके उनका कंटेंट जो था इंटरव्यू का वो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजर हो गए, मान लो अब हमारे पास 6 रूम्स हो गए, 6 कैबिनेट्स हो गए। तो उन 6 कैबिन्स में जाके क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद वहां पे एक होल था, एक वेंट था, वहां से उन्होंने स्मोक अंदर छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और उनको कहा गया था कि अगर ऐसे कोई सिचुएशन हो तो आप आए और आके क्या करें, रिपोर्ट करें कि हाँ अंदर बहुत स्मोक हो रहा है, वी कैन नॉट, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट वर्क विद दैट। तो जो सिंगल जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने नेक्स्ट सेकंड जैसे ही स्मोक ने एंटर करना शुरू किया उन्होंने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दिया कि अंदर स्मोक आ रहा है एंड वी कैन नॉट सिट ओवर देयर। लेकिन जो दूसरे कैबिन में जहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अंदर गए थे, उन्होंने क्या किया, जो लोग अंदर बैठे हुए थे उनको कमांड यही दी गई थी कि आप चाहे कुछ भी हो जाए आपको बाहर नहीं निकलना है। गेटिंग द पॉइंट, उनको बाहर निकलने के लिए मना किया गया था। अब क्योंकि वो लोग 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जो थर्ड पर्सन है वो कैसे निकले, वो सोच रहे हैं कि ये दोनों निकले। हम, ऐसा होता है ना, ह्यूमन बिहेवियर है कि हम क्यों बोले, ये भी तो नहीं बोल रहे हैं। तो उनको देखने के बाद जब तक उनका विजन बिल्कुल ब्लर नहीं होगा, इवन वो अपने पेपर को नहीं देख पा रहे थे, उन लोगों ने उस स्मोक को रिपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके साथ वाले रिपोर्ट करना नहीं चाहते। तो ये ऑब्जर्वेशन की एक रिसर्च थी जो ये बता रही थी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो बिहेवियर है वो करते हैं, राइट। तो ये जो ये एक एग्जांपल था लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज डन। So when observation are done in a natural setting is called naturalistic observation. In this case the observer makes no efforts to control or manipulate the situation for making an observation, all right. लेकिन when the observer need to control certain factors that determine behavior as they are not the focus of the study, this type of observation is called what, control laboratory observation, right. okay, next चले हम। okay, next is non participant versus participant observation। नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, अभी भी 2 तरीके की ऑब्जर्वेशन होती हैं। एक में तो पार्टिसिपेंट बन के, दूसरे में नॉन पार्टिसिपेंट बन के। मतलब कि आपको एक ग्रुप को ऑब्जर्व करना है या मे बी किसी इंडिविजुअल को भी आपको ऑब्जर्व करना है, तो आप एक उस इंडिविजुअल के ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। आप वहां पे रैपो बिल्डिंग वगैरह करते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं आप उसके उस ग्रुप के साथ साथ आप, लेकिन आपका फोकस उस बच्चे पे है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, बच्चा या इंडिविजुअल जो भी है, जो सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब है कि आप थोड़ा दूर से बैठ के सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा ओके, अब ये जो बच्चा है स्कूल गया है, पढ़ाई कर रहा है, क्या हो रहा है, क्लास के बाहर बैठे हैं, विंडो से देख रहे हैं, ग्राउंड में देख रहे हैं या पार्क में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो भी पब्लिक स्टेशन है जहां जहां पे बैठ के बेसिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, अब वहां पे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। गॉट इट। अब इसको रीड करते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या होता है, इज दैट इन विच ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द पर्सन एंड इवेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो हो रहा है उसको एक डिस्टेंस से ऑब्जर्व किया जा रहा है। द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व मे नॉट बी अवेयर, हो सकता है जो पर्सन जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता ही नहीं कि वो ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो होती है जहां पे ऑब्जर्वर जो है वो एक पार्ट बन जाता है ग्रुप का। और इस केस में क्या होता है, ऑब्जर्वर टेक सम टाइम टू एस्टेब्लिश अ रैपो। रैपो एस्टेब्लिश करने के लिए ऑब्जर्वर को थोड़ा सा टाइम लगता है, सो विद द ग्रुप, एंड सो दैट दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग हिम और हर, यहाँ पे स्लैश आएगा, एज वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, सो ये 2 तरीके की या मेजर 2 टाइप की ऑब्जर्वेशन है, 2 कैटेगरीज हैं ऑब्जर्वेशन की।
इसके आगे हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी फोकस करना है, ये सारे मेथड्स में देखना है हमें। एडवांटेज ये है कि हम स्टडी की हेल्प से हम उनके किसी भी लोगों के बिहेवियर को हम नेचुरल सिचुएशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, पता लगता है कि वो लोग कैसे बिहेव करते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत लेबर इंटेंसिव है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग भी है कि आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में आप कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, तो इट टेक्स टाइम। एंड नेक्स्ट वन इज सस्पेक्टेबल या ससेप्टेबल टू द ऑब्जर्वर बायस, यानी कि ऑब्जर्वर बायस आने के इसमें चांसेस ज्यादा है। मतलब वो कहावत आपने सुनी है ना कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, तो जो हमारे माइंड में चल रहा होगा हम उसी के अकॉर्डिंग चीजों को एनालाइज करेंगे। अगर हम खुश है तो हमें सारी चीजें अच्छी नजर आती हैं, हम दुखी हैं तो हमें सारी चीजें नेगेटिव नजर आती हैं। तो ये वो चीज है कि थोड़ा बहुत इसमें बायस आने के चांसेस रहते हैं, वो एक इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड हमने आज जो है वो कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अभी हमारा आधा घंटा हो चुका है। नेक्स्ट मैं सोच रही थी कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को भी इसमें डालें, थोड़ा सा इंक्लूड करें और वेरिएबल्स को डिस्कस करें, लेकिन ऑब्जर्वेशन ही काफी लेंदी हो गया, तो आई वुड स्टॉप हियर। और एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि जो वेरिएबल्स है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, वो मैं अपलोड कर दूंगी वेरिएबल्स की। ठीक है, डू वॉच दैट वीडियो। और उसके बाद जो हमारी मंडे की क्लास होगी उसमें हम वेरिएबल्स को के आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 10 से 15 मिनट की वीडियो मैं उसमें अपलोड कर दूंगी अभी, और लाइक वीकेंड पे सैटरडे संडे, तो आप उसमें 2 दिन में आप एक छोटी सी वीडियो 10 मिनट की होगी वो आप देखिएगा। और जो हम नेक्स्ट मंडे की जो वीडियो होगी उसमें हम जो वेरिएबल्स का टॉपिक रहेगा उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड पे है ये पूरी वीडियो। एंड यस, डू वॉच। क्वेश्चन मैंने इसमें डाले थे बट वो वेरिएबल्स के नेक्स्ट मैंने डाले थे, तो इसमें क्वेश्चन एक ही आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। What are the advantages and disadvantages of observation method? तो इस पे आपको फोकस करना है, ये 3 मार्क्स में आपको बताना है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट्स आप बनाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, इसका पैटर्न आपको कहाँ पे बताना है आपको टेलीग्राम पे। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कोई ऐसे पॉइंट्स है जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, देन प्लीज लेट मी नो। और आप कहाँ पे मुझे बता सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए या फिर आप बताइए कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे साइकी चैट विद शिखा। डू ज्वाइन द चैनल, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो प्लीज ज्वाइन द चैनल एंड लेट मी नो हाउ यू आर फीलिंग लाइक। सी, आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन हो सकता है, आपका डाउट्स भी मेरे लिए एक इंश्योरिटी हो सकता है कि आप यू आर एक्चुअली वॉचिंग द वीडियोस। So please do comment and do like, subscribe and share the channel. All right, see you on Monday. Bye bye.